आज का लेक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर बेस होगा और आज के लेक्चर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये जो एक्ट था इसके अंदर काफ़ी रिफॉर्म किए गए थे और इसके प्रोविज़न काफ़ी हैं, तो इस एक्ट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैंने इसको ये जो एक्ट है पूरा डिटेल से कवर किया है, इसको इसकी हर एक चीज़ को। तो एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि पहले क्या चल रहा था। जो बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। देखिए, कांग्रेस, जो आपको पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन होता है वो 1885 में इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये हर साल मिलते थे, तो हर साल मिलते थे मतलब जब भी हर साल मिलेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन चूज करा जाएगा जो उसको चेयर करेगा, डिसाइड करेगा। तो ऐसे ही 1916 में एक लखनऊ में सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और इसको चेयर कर रहे थे अंबिका चरण। ठीक है, अंबिका चरण मुजुमदार इसको चेयर कर रहे थे। अब ये जो सेशन है, लखनऊ सेशन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? ये देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट काम हुए। एक तो जो एक्सट्रीमिस्ट है इनको शामिल कर लिया गया, और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, ये दोनों एक साथ आए। इन्होंने अपनी डिमांड को, दोनों ने मिलकर अपनी डिमांड को जो ब्रिटिश राज था उसके सामने रखा। कौन कौन सी मतलब इतनी अभी तो हम यहाँ पर केवल पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को डिस्कशन, मतलब जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर अलग से देखेंगे। तो बस आप यही दो पॉइंट याद रख लो कि जो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस, जो ये जो हुआ था, कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1916, 1916 को, ये लखनऊ में हुआ था और इसको कौन चेयर कर रहे थे। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि एक तो एक्सट्रीमिस्ट को इनको रीएडमिटेड कर लिया गया, और जो मुस्लिम लीग था इसने इस सेशन को ज्वाइन करा। यहाँ से ये आगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर दोनों आगे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की एक बात मान ली थी कि आपके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है प्रोविजन एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब और क्या चल रहा था? और ये चल रहा था 1916 में। देखिए 1916 में होम रूल मूवमेंट चल रहा था, होम रूल। और इस मूवमेंट को चलाने में दो लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट हाथ रहा। नंबर एक एनी बेसेंट और दूसरा तिलक। तिलक जून 1916 में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, 1914 में उसको रिलीज कर दिया जाता है जेल से, क्योंकि वो जेल में था। अब काफ़ी मतलब होम रूल मूवमेंट था, बिना एक्सट्रीमिस्ट के और मॉडरेट के ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसलिए लखनऊ सेशन में एक्सट्रीमिस्ट को इसमें शामिल कर लिया गया। फिर तिलक का जो होम रूल था तिलक का जो होम रूल था वो अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ कहाँ पर हुआ ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये महाराष्ट्र में हुआ था, कर्नाटका में हुआ था, सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ था, बेरार में हुआ था। महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे सिटी को एक्सक्लूड कर दिया गया था। ये जो है तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था ये उसके अंदर नहीं आएगा। अब एनी बेसेंट का जो होम रूल मूवमेंट है ये कब से स्टार्ट हुआ था? सितंबर 1916 से स्टार्ट हुआ था, और ये ऑल इंडिया को कवर करेगा। अब देखिए, जो तिलक का होम रूल था उसके अंदर बॉम्बे सिटी को एक्सक्लूड कर दिया गया था, हटा दिया गया। तो अब बॉम्बे सिटी को एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट में डाल दिया जाएगा। मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो होम रूल मूवमेंट चलाया जाएगा वो किसके अंडर चलाया जाएगा? एनी बेसेंट के अंदर, एनी बेसेंट की लीडरशिप के अंडर चलाया जाएगा। अब ये होम रूल मूवमेंट चल रहा था उधर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से भी चल रहा था, तो जो ब्रिटेन की सरकार थी उसको काफ़ी प्रेशर था। तो 1917 के अंदर, अगस्त 1917 के अंदर, जो इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था जो लंदन के अंदर बैठा होता, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया। उस स्टेटमेंट को बोला जाता है अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। तो आपसे अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 ये पूछा जा सकता है। ये एक्चुअली इस वाली डेट को आया था, 30 अगस्त 1917 को आया था। तो एग्जैक्टली डेट इसकी तो याद जरूरी नहीं कि आपको याद रहे। इसने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में? इसने ये बोला कि हम, देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कि इसने अपनी जो बात रखी, इसने ये बोला कि अब से हम प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उसको और अच्छे से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। समझ गए आप? और ये बोला, जो होम रूल मूवमेंट चल रहा था उसके अंदर ये बोला गया कि अब से जो सेल्फ गवर्नमेंट है, होम रूल का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, कि अगर इंडिया के लोग डिमांड करते हैं, यहाँ के जो लीडर है उसको डिमांड करते हैं, तो इसको इलीगल नहीं माना जाएगा। पहले ये होता था कि अगर कोई भी डिमांड करता था उसको जेल में ठाकर बंद कर दिया जाता कि भाई ये जो है आप देशद्रोही, आप देशद्रोह का आरोप लगा कर उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब
अब यहाँ से एक्ट स्टार्ट होता है। देखिए ये इसके प्रोविजन है, नीचे नीचे अभी प्रोविजन आएंगे। इस एक्ट को मॉन्टेगू क्लैमफोर्ड भी रिफॉर्म भी बोला जाता है, और इसको आप मॉनफोर्ड रिफॉर्म भी बोल सकते हो, मतलब बोला जाता है, क्योंकि एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था इंडिया का, और दूसरा वायसरो था। तो ये क्लैमफोर्ड जो था ये वायसरो था, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था इंडिया का। ये जो मतलब ये जो एक्ट आया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट से मतलब बहुत क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर। तो लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए मैं आपको जरा कुछ समझाना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर दो टाइप की गवर्नमेंट थी। अगर बात करें तो गवर्नमेंट थी, एक तो स्टेट लेवल पर और एक सेंटर लेवल पर। स्टेट लेवल पर आज तो हम स्टेट और सेंटर बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे स्टेट को प्रोविंसेस बोला जाता था। प्रोविंसेस जैसा आज के अंदर क्या होता है कि गवर्नर जो होता है स्टेट के अंदर नॉमिनल हेड होता है। उस टाइम पर भी गवर्नर होता था, टाइम पर भी गवर्नर होता था। गवर्नर की एक एग्जीक्यूटिव इसकी देखिए दो काउंसिल होती थी। एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लॉ बनाती थी, एक होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब यहाँ पर गवर्नर की एक तो होगी इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस एक्ट के अंदर क्या किया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दो टाइप का बना दिया। ठीक है, एक तो इसके अंदर ब्यूरोक्रेट होंगे और एक होंगे मिनिस्टर। तो देखिए गवर्नर जनरल की स्टेट लेवल पर बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नर जनरल की दो काउंसिल बना दी गई। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव नहीं, एग्जीक्यूटिव की दो काउंसिल बना दी। एक तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, और दूसरी होगी तो मिनिस्टर होंगे। आप समझ गए हो, जिसके अंदर मिनिस्टर होंगे। अब ये जो मिनिस्टर होंगे तो स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके अंदर जो मिनिस्टर होंगे ये वे होंगे। वहाँ से कुछ मिनिस्टर आएंगे, वहाँ की कैबिनेट होगी, वहाँ से कुछ मिनिस्टर आएंगे, और इनको कुछ काम दिया जाएगा कि भाई आप ये काम करो। तो ऐसे डायर की इंट्रोड्यूस की, स्टेट लेवल पर डायर की इंट्रोड्यूस की, मतलब दो लोगों की सरकार इंट्रोड्यूस कर दी। क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए स्टेट लेवल पर जो डायर की थी वो कौन से एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। तो सेंट्रल लेवल पर नहीं इंट्रोड्यूस की थी यहाँ पर, और सेंट्रल लेवल पर कोई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस नहीं की थी, बस यहाँ पर स्टेट लेवल पर इंट्रोड्यूस की गई थी। अब ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, डायर की इंट्रोड्यूस कर दी। देखिए ये पूरा सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद रख लो कि जो डायर की थी वो कौन से जो एक्ट था उस एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस की थी। तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 के अंदर इंट्रोड्यूस की थी। जैसे गवर्नर, मैंने बोला कि गवर्नर की दो काउंसिल बना दी गई। एक तो जो गवर्नर था, गवर्नर की दो काउंसिल बना दी गई। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, ये ब्यूरोक्रेट होते थे इसके अंदर, ब्यूरोक्रेट जैसे हमारे यहाँ पर एसएससी वाले चले गए, बैंक वाले चले गए, और आईएएस आईपीएस चले गए, एसडीएम चला गया। तो ये इस टाइप की काउंसिल होती थी। एक होती थी पॉपुलर मिनिस्टर, इसके अंदर मिनिस्टर होते थे। अगर इन अब दोनों का काम ही कुछ कम ना होता था, मतलब कि एग्जीक्यूटिव तो लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अगर पॉपुलर मिनिस्टर ये मिनिस्टरों ने कुछ गलत कर दिया, गलत करने के बाद, और इनके जब ये मिनिस्टर कुछ गलत करेंगे अभी भी है, अगर इन्होंने मान लो कोई ऐसा उल्टा सुल्टा काम कर दिया, तो इनके खिलाफ जो है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया जाएगा। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो गया तो इनकी सरकार गिर जाएगी। तो ये जो आज का सिस्टम है ये पहले से ही लिया गया है। तो यहाँ भी क्या हुआ, जो मिनिस्टर होंगे, अगर इन मिनिस्टरों ने कुछ गलत कर दिया, ये जो देखिए इन पॉपुलर मिनिस्टर को कुछ काम दिया गया था, अगर इन मिनिस्टर ने वो काम ठीक से नहीं किया तो इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया जाएगा। अगर वो पास हो गया तो इनकी सरकार गिर जाएगी, और फिर उसके बाद में पावर किसके हाथ में आ जाएगी, गवर्नर के हाथ में। और गवर्नर वहाँ पर क्या करेगा, इमरजेंसी लागू कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इन्होंने क्या किया, जो स्टेट के सब्जेक्ट थे, मतलब देखिए हो तो क्या कहता है, सेंटर ने और स्टेट ने थोड़ा काम बांट लिया। यस, इसने थोड़ा सा जो इस एक्ट ने क्या किया कि सेंटर का थोड़ा काम स्टेट को दे दिया। ठीक है, डेवोल्यूशन ऑफ द पावर, थोड़ी पावर डिवॉल्व कर दी, मतलब दे दी थोड़ी स्टेट को। अब स्टेट के जो सब्जेक्ट बना दिए, एक टाइप का सब्जेक्ट और दूसरे टाइप का सब्जेक्ट। एक को तो बोला गया रिवर्स, रिजर्व रिजर्व सब्जेक्ट, एक को बोला गया ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब ये दोनों के दोनों गवर्नर, इनको दोनों को दोनों मतलब गवर्नर के अंडर काम होगा। ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट होंगे ये गवर्नर के देख रेख में होंगे। अब रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर ये याद करने की जरूरत नहीं कौन कौन से थे, बस ये याद रखना कि जो गवर्नर था, जो उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको दो बॉडियों में कन्वर्ट कर दिया गया, और इनको काम दिए गए दो। एक तो रिजर्व सब्जेक्ट है, और ट्रांसफर सब्जेक्ट है। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो रिजर्व सब्जेक्ट होगा ये क्या काम करेगी, ये
गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट होंगे ये संभालेंगे इस काम को। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर जो पॉपुलर मिनिस्टर होंगे, जो मिनिस्टर की काउंसिल थे, तो ये इसको संभालेंगे। दोनों के दोनों काम करेंगे गवर्नर के अंडर ही। अगर देखिए, और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, ये किसी को रेस्पॉन्सिबल, मान लो इन्होंने कुछ कर दिया, किसी का चमाट जाकर मार दिया, तो ये किसी को जवाबदेही तय नहीं होगी। लेकिन मिनिस्टर ने मान लो ऐसे कर दिया, किसी के चमाट मार दिया जाकर, तो इनको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, भैया आपने ऐसा क्यों करा, क्यों ही मारा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आपने आज की पार्लियामेंट में देखा भी होगा, इंडिया के अंदर ये जवाब देने पड़ते हैं। और जो मिनिस्टर होता है, राजनाथ हो गया, और अपोजिशन खा जाता है उनको कि भाई जवाब दो आप, कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि मान लो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, तो गवर्नर के पास ये पावर थी कि वो जो है जो जितने भी ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो अपने पास ट्रांसफर कर लेगा, और एक लॉ भी बना सकता है, मतलब वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अब बात करते हैं हम, मैंने अभी आपको बताया ये एग्जीक्यूटिव लेवल बताया था, अब मैं बताता हूँ लेजिस्लेटिव। ये सब अभी स्टेट लेवल पर चल रहा है। स्टेट लेवल पर ही डायर की इंट्रोड्यूस करी थी, ये याद याद रखना कि सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस नहीं करी गई थी। अभी सेंटर का मतलब मोदी सरकार के लेवल पर इंट्रोड्यूस नहीं करी गई। जो स्टेट लेवल है, जैसे यूपी सरकार होगी, उस लेवल पर डायर की को इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी हम स्टेट लेवल पर बात कर रहे हैं, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, तो इसको क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया इसमें लोगों को। और इसमें ये बोलेगा जो 70% लोग होंगे भैया वो इलेक्ट हो पाएंगे, इलेक्शंस आएंगे भैया। ये और एक पॉइंट और था, एक पॉइंट ये था कि इसके अंदर ये वाला, दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि इस एक्ट के अंदर औरतों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 के अंदर इसको राइट दिए गए थे औरतों को, कि भाई आप जो है वोट डाल सकते हैं। यूपीएससी के अंदर भी भैया क्वेश्चन पूछा गया है ये, जरा कान खोल कर सुन लेना। और गवर्नर को पावर दी गई, गवर्नर वीटो यूज कर सकता है, ऑर्डिनेंस यूज कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो कि लेजिस्लेटिव जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो मतलब सेशन में नहीं है, या फिर वो उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, तो ये ऑर्डिनेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब सेंटर पर आ जाते हैं। देखिए, अब हम मोदी सरकार के लेवल पर आ गए। अभी हम पीछे बात कर रहे थे स्टेट लेवल पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार के लेवल पर बात कर रहे थे, और मध्य प्रदेश सरकार के लेवल पर बात कर रहे थे। अब आ गए हम सेंट्रल लेवल, मोदी लेवल पर आ गए। तो इसमें क्या है, जो सेंट्रल लेवल पर था, अभी एग्जीक्यूटिव की बात करें, जो एग्जीक्यूटिव थी, देखिए सेंट्रल लेवल पर कौन होगा, सेंट्रल लेवल वाइसरॉय होगा। और कौन होगा, देखिए सेंट्रल लेवल पर दो होंगे, एक तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये कहाँ पर बैठा होगा, लंदन के अंदर। और जो वाइसरॉय था, ये इंडिया के अंदर ही होगा। तो इंडिया के अंदर जो ये जो आज आप देखते हो कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, उस टाइम का प्रेसिडेंट आप लगा लो वाइसरॉय था। अब ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हम बात करें, तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल होता था, देखिए वाइसरॉय वो द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब सबसे ज़्यादा पावर इसी के अंदर होती थी। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सेंटर और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को बांट लेगा, स्टेट की कुछ पावर सॉरी, मोदी की कुछ पावर स्टेट को दे दी गई। जैसे मध्य प्रदेश को दे दी जाए थोड़ी सी पावर, कि भाई हमको बड़ा काम हो रहा है, हम सुना हो पाएगा, हमारे कंधे टूट गए काम करते करते, तो इसकी जो थोड़ी पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को थोड़ी सी पावर दे दी, भाई आप थोड़ा काम तो करो। उसके बाद में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, उसकी थोड़ी मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई, तो उसको थोड़ा सा मतलब उसके भाई काम भी ज़्यादा आएगा, तो मतलब लोगों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि देखिए फुल कंट्रोल तो भाई वाइसरॉय का ही रहेगा उसके ऊपर। जो अभी भी आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, और पूरे स्टेट लेवल में जो जितने भी गवर्नर होते हैं, अल्टीमेटली कंट्रोल भैया उसी का होता है, प्रेसिडेंट का। क्योंकि अब वो जो गवर्नर होते हैं, अब वो कभी कभी लॉ जो है प्रेसिडेंट को रेफर कर देते हैं, भैया ये प्रेसिडेंट से पूछो, ये लॉ पास होगा नहीं। और प्रेसिडेंट की उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लॉ पास करे या ना करे। तो उस टाइम भी यही था कि जो अल्टीमेटली जो फुल कंट्रोल होगा दोनों सब्जेक्ट के ऊपर, वो किसका होगा, गवर्नर जनरल का ही होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लेजिस्लेचर पर, सेंट्रल लेवल पर आ गए हम पार्लियामेंट। देखिए सेंट्रल लेवल की बात चल रही है, मैं प्रोविंशियल लेवल की बात खत्म कर चुका हूँ, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या किया, दो हाउस बना दिए गए। जैसे अभी आज पार्लियामेंट के अंदर देखिए, आज पार्लियामेंट के अंदर क्या चीज़ है, पार्लियामेंट के अंदर एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस। और लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस। तो उस टाइम की दो हाउस बना दिए भाई। देखिए कैमरलिज्म आपसे पूछा गया कि ये बताइए, क्वेश्चन काफी बार आया कि सेंट्रल लेवल पर जो भाई कैमरलिज्म का अरेंजमेंट जो किया गया था, वो कौन से एक्ट के अंदर किया गया था, बस यही क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट के लिए। अब जो इसमें जैसे मैंने बताया कि लोअर हाउस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया, लोअर हाउस को जैसे दो हाउस बना दिए, और इसमें जो स्ट्रेंथ होगी वो 145 होगी।
दूसरा हो गया अपर हाउस। अपर हाउस को बोला गया काउंसिल ऑफ द स्टेट। और देखिए ये जो लोअर हाउस होगा, लोअर हाउस का जो टाइम पीरियड होगा 3 साल के लिए होगा। जैसे आज हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा का कितना होता है, 6 साल होता है, और लोकसभा का 5 साल का होता है। तो उस टाइम की जो ये लोअर हाउस था, उस टाइम की जो लोकसभा थी, उस टाइम का उसका टेन्योर जो था वो 3 साल का था। और ये जो अपर हाउस था, इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट बोला जाता था, आज राज्यसभा जिसको बोला जाता है, उसका जो टाइम टेन्योर था वो 5 साल का था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ये पूछे गए भैया। उसके बाद में बजट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बजट का जो अल्टीमेटली कंट्रोल रहता था, ये रहता है कि 75% जो बजट आप डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब डिस्कस तो कर सकते हो लेकिन वोट नहीं दे सकते हो। भाई 100% बजट है तो उसमें से केवल 25% ही बजट आप वोट कर सकते हो, लेकिन 75% बजट को वोट नहीं कर सकते हो। ये काफ़ी मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़। तो क्योंकि अंग्रेज इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ देंगे सत्ता अपनी कि भाई आपने बोल दिया कि आपको दे दिया, लो साहब लो। इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ने वाले भाई। तो जैसे मैंने कहा कि इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, जो सेंटर के सब्जेक्ट थे, और थोड़े मतलब डेवोल्यूशन हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन आगे आएगा, ये डेवोल्यूशन ऑफ द पावर फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा गया क्या इस एक्ट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 के अंदर क्या डेवोल्यूशन ऑफ द पावर किया गया था? हाँ जी बिल्कुल किया गया था। अब एक और भैया, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, वो कहने लगा भैया हमारे कंधे टूट गए काम करते करते हैं, हमने तो हमारी जान निकाल दी भाई, एक हमको जो है एक नया ऑफिस और बना कर दो। तो इन्होंने जो है एक हाई कमिश्नर का ऑफिस बना दिया। अब इसका थोड़ा काम, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का काम थोड़ा हाई कमिश्नर को दे दिया। भाई इसके कंधे टूट गए हैं, ये पहले से क्या कहते हैं थोड़ा परेशान था। अब एक और बात की कि यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टेब्लिश कर दिया रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा सेंटर। देखिए ये जो होता है मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, आपसे पूछा जाएगा किस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। 1926 में इसको बनाया गया था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। आगे अभी एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आगे देखेंगे, अब जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए बनाया जाता है, इसके अंदर केवल ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो थी कि जो सेंटर का बजट और स्टेट का बजट बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, ये दोनों को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में देखिए जैसे मैंने कहा कि पहली बार रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी। अब ये बताओ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर पर इंट्रोड्यूस की थी या स्टेट पर? ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी वाले भी सुन लो अगर सुन रहे हो तो। ये जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर स्टेट लेवल पर इंट्रोड्यूस की गई थी, ना कि सेंट्रल लेवल पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में इस एक्ट में ये बोला गया कि भैया हम एक स्टेचुटरी कमीशन बनाएंगे। हम ये देखेंगे जो गवर्नमेंट एक्ट 1919 है जो हम लागू कर रहे हैं, ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है क्या प्रोग्रेस हुई है, इसके बारे में थोड़ी हमको पता होना चाहिए। तो इन्होंने एक कमीशन बनाया है जो 10 साल के बाद बनाया जाएगा। हालांकि ये 10 साल से पहले ही बना दिया जाता है, 1927 में इसको बना दिया जाता है, जो इसको साइमन कमीशन बोला जाता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया साइमन कमीशन जो है 1927 में इसको बना दिया गया है। 2 साल पहले ही इसको बना दिया गया। इसके सारे के सारे मेंबर थे वो सारे के सारे ब्रिटेन के लोग ही थे, मतलब वाइट लोग थे। तो इसलिए जो है इंडिया के लोग जो काफ़ी चिढ़ गए थे, भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि बाहर बैठे लोग कानून बनाएंगे और हम, मतलब वो हमारी तकदीर लिखेंगे और हम बैठे हुए मुंह देखते रहेंगे। तो भैया हमको भी तो पूरा हक होना चाहिए। इसलिए इसका कमीशन का जो साइमन कमीशन था, काफ़ी बायकॉट हुआ था इंडिया के अंदर। और हम्म, अब इस कमीशन ना एक जैसे बताया था कि कमीशन ना एक रिपोर्ट 1930 के अंदर अपनी रिपोर्ट्स मतलब सबमिट करती है। और इसने अपना बोला कि भाई स्टेट लेवल पर जो डायरकी है इसको खत्म करो यार। ये क्या चला रखा है ना, दो दो की गवर्नमेंट थोड़ी चलती है। और इसने बोला कि क्या आप ना सेंट्रल लेवल पर ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करो। इसकी बात को माना भी गया था। तो माना भी गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 आएगा उसके अंदर इंट्रोड्यूस भी किया था। तो देखिए फिर उसके बाद में तीन मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। इन्होंने जिसके अंदर से लास्ट वाला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने एक वाइट पेपर रिलीज कर दिया। मतलब वाइट पेपर का मतलब कि भैया ये हम रिफॉर्म करने वाले हैं। तो फिर जो व्हाइट पेपर के जो रिफॉर्म थे वो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के अंदर एक्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे प्रोविजन थे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये है, ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पर भैया किसने इंट्रोड्यूस किया था? मैंने आपको बताया है ये। आप हिंदी में भी ट्राई कर सकते हो, मैंने हिंदी में भी दोनों को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, बाइलिंगुअल है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी का क्वेश्चन ट्राई करें। यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं नहीं, यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919। तो ये कह रहा है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। क्या इस 19 में जो स्टेट लेवल पर
हायरार्की को इंट्रोड्यूस किया था, हाँ जी बात बिल्कुल सही है। और इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट मुस्लिम कम्युनल इलेक्टोरेट क्या इस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस, ना जी ना, ये तो 1909 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये तो नहीं है। इस हिसाब से दो खत्म कर दो, दो खत्म कर दो, तो फर्स्ट और तीसरा ऑप्शन बचता है इसका, डेवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू प्रोविंसेस। मैंने आपको बताया भैया किया था ये, तो आंसर हो जाएगा सी। इस हिसाब से हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरे फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए अभी मैंने आपको बताया, तो आप बता सकते हो कि इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरे फॉर द फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? 1900 बनाया गया था पहली बार। तो हालांकि ये बाई कैमरियल वो मतलब ये स्टेट लेवल, पोस्ट पता है सेंट्रल लेवल पर, कभी आप सोचने को स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अंदर आएगा ये। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमने जो क्वेश्चन थे वो देखे, ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो भी मतलब जिस भी किसी इसके लिए तैयारी कर रहा है, ये एक्ट, ये जो जितने एक्ट्स हैं सभी के अंदर ऑलमोस्ट, यूपीएससी हो, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इनसे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी रूल बुक है, वो कैसे बनी, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही क्यों है। तो ये सारी चीज़ें, एक ऐसा नहीं कि मतलब कि जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो उन्होंने साहब कुछ ही 2 साल के अंदर ही, नहीं साहब, ये बहुत टाइम से चली हुई आ रही थी चीज़। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आप नोट्स भी बना सकते हो, छोटे छोटे नोट्स बनाने की कोशिश करना, मैंने काफ़ी सारी बुक को कंबाइन करके ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।